that online identity verification is sometimes a problem when it comes to the online business, because you cannot ensure that somebody who is inquiring about your product is the genuine person. And that is why we often see that they usually ask for some captchas where you need to enter the combination of some numbers and some digits and some alphabet, or they sometimes ask about a particular decision. You have to click on some quadrants in order to make sure that you are not a robot. So you have to verify your identity when doing business online or while transacting online with other businesses. One way of doing that is to ask for your email ID. आप कभी किसी चीज़ की इंक्वायरी करते हैं, आपने देखा होगा, तो वो आपकी ईमेल आईडी के बारे में पूछते हैं, आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी पड़ती है. देन दे सेंड अ लिंक टू योर ईमेल आईडी just to confirm that you are the genuine person and you are genuinely interested in their product or the service. Okay, so this is the solution to the first problem. Then we have the second problem, that is competitors analysis. In the e-commerce it is really important to stand out. Stand out का मतलब क्या है कि आपके products कैसे दूसरे से better है. अब एक जैसे प्रोडक्ट मिल रहा है तो आपको उसके प्राइसेस कम करने पड़ते हैं ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके. अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है ई कॉमर्स में, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. हम अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे एक साथ विद इन फ्यू सेकेंड्स देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे सबसे सस्ता है और वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं. So it becomes really important for you to look apart from others. दूसरों से अलग दिखना चाहिए. इसीलिए आपको अपनी वेबसाइट, अपने प्लेटफॉर्म को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ता है ताकि आप कंपेटिटर से आगे रह सकें. प्रॉब्लम आती है कस्टमर लॉयल्टी की. जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमर्स यहाँ पे ज्यादा लॉयल नहीं होते. अब वो लॉयल क्यों नहीं होते? Because they can easily switch. Suppose मैं किसी शॉप पर गई हूँ और वहाँ से मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है. अब प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो मैं अलग अलग शॉप्स पे एक छोटे से प्रोडक्ट के लिए नहीं जाऊँगी. सपोज एक शॉप यहाँ है, दूसरी स्ट्रीट में है, दूसरे किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, किसी और सिटी में है, तो आई वुड नॉट गो टू डिफरेंट शॉप्स. मैं जहाँ पर जाऊँगी वहाँ पे सेटल कर लूँगी. लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो यू कैन इजीली स्विच. एक पे पसंद नहीं आया दूसरे पे चले गए, दूसरे पे नहीं आया तीसरे प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लिया, क्योंकि आपको सर्च करने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगेंगे और आपको अपने मोबाइल पे ही सर्च करना है. उससे क्या होता है कि आपकी लॉयल्टी कम हो जाती है. You would not be loyal to one particular platform. जिस पे भी कम मिला वहीं से मंगा लेंगे. तो customer loyalty is a problem and that is why you need to come out with a solution. है product return and refund policies. आपने देखा होगा कि आजकल एक्सचेंज पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी बहुत इजी हो गई है मिंत्रा, अमेज़ॉन वगैरह की, और लोग उस पर पैसे खर्च करते हैं, चीज़ें मंगाते हैं और फिर रिफंड करा लेते हैं उनको पसंद नहीं आती तो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इन प्लेटफॉर्म्स का. क्योंकि कभी कभी चीज़ डैमेज हो जाती है, वो वापस कर देते हैं. कभी कभी लोग असली चीज़ रख के नकली वापस कर देते हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी ऑनलाइन बिजनेस में आती हैं, और उनका क्या सोल्यूशन है कि आप फ्री रिटर्न्स, फ्री शिपिंग दो, लेकिन कुछ इस तरीके की पॉलिसी बनाओ ताकि यू कैन मेक इट श्योर कि आपको जेन्युइन प्रोडक्ट ही वापस मिले.
इसकी वजह से आपकी सेल भी बढ़ेगी। अगर सपोज अमेजोन कहता है कि हम कोई फंड नहीं देते हैं या हम कोई एक्सचेंज नहीं लेते, तो मैं वहां से शॉपिंग करूंगी ही नहीं। इसीलिए उनको वो शॉपिंग के लिए फ्री शिपिंग भी देनी पड़ेगी, फ्री रिटर्न्स भी देने पड़ेंगे, लेकिन दे हैव टू मेक श्योर कि जो बंदा उनके डिलीवरी को एक्सचेंज के लिए वापस लेने जा रहा है वो देखे, अच्छे से चेक करे कि सही प्रोडक्ट दिया गया है या नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्राइस एंड शिपिंग। प्राइस और शिपिंग के कई बार चार्जेस कुछ प्लेटफॉर्म्स को खुद उठाने पड़ते हैं, बिकॉज अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, अब उसके डिलीवरी चार्जेस भी मुझे देने पड़ेंगे, तो मैं जाकर किसी शॉप से खरीद लूँगी, तो इसीलिए शिपिंग की वजह से उनके थोड़े प्राइसेस हाई करने पड़ते हैं। तो ये सोल्यूशन है कि आप किसी ऐसी सर्विस के साथ टाई अप कर सकते हैं जो आपको बहुत कम में डिलीवरी सर्विसेज दे सके। तो उनमें से एक है रोडी, जो आपको डिलीवरी प्रॉब्लम्स से बचाती है। नेक्स्ट है रिटेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। Retailers, many online businesses buy their products from retailers and manufacturers. Unfortunately, many times these retailers and the manufacturers also sell the same products directly to the consumers. यानी आपका competition सिर्फ retailers से नहीं है, manufacturers से भी है। Suppose I am Nike, मैं Nike के product बनाती हूँ और वो कुछ रिटेलर्स को या अमेज़न को बेच देती हूँ ताकि वो आगे बेच सकें, लेकिन मेरी खुद की भी वेबसाइट है, यानी अमेज़न को बाकी के रिटेलर्स के साथ तो कम्पीट करना ही पड़ रहा है, साथ में मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी आपको कम्पीट करना पड़ता है ऑनलाइन बिजनेस में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डेटा सिक्योरिटी की। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन बिजनेस में, बिकॉज आप देखते हैं कि when they are asking about your details, your email ID, your phone number, फिर आपके पास बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड मेल्स और फोन्स आने लगते हैं। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ सर्च कर रहे हैं, सपोज मैंने किसी के बारे में इंक्वायरी की है, कोई कोर्स मुझे करना है, तो उनकी इतनी ज़्यादा कॉल्स आती हैं, कहीं ना कहीं ये डेटा सिक्योरिटी को भी ब्रीच करता है, क्योंकि मेरा नंबर अब काफ़ी इस तरीके की कंपनीज के पास चला गया है एंड दे नो दैट I am interested in their courses. इसका solution क्या है? Regularly backup your data in case it gets stolen. यानी आपका डेटा जो है, इवन बिजनेस कंपनीज का डेटा भी स्टोलन हो जाता है, कुछ लोग उसको फेच कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, जिससे ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी होने का डर होता है। तो मेक श्योर कि आपके पास अच्छा एंटीवायरस है, मेक श्योर कि आप अपने डेटा का बैकअप लेते रहते हैं। अब हम अपॉर्चुनिटीज पढ़ेंगे, कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। चेंजिंग ई कॉमर्स लैंडस्केप, कैसे ई कॉमर्स का लैंडस्केप चेंज हो रहा है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड्स हैं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड्स का मतलब है जो ब्रांड खुद ही मैन्युफैक्चर करता है, खुद ही सेल करता है, खुद ही आफ्टर सेल सर्विसेज देता है, शुरू से लेके आखिर तक के काम खुद करते हैं। वो मटेरियल भी खुद बनाते हैं, रॉ मटेरियल, वो असेंबल भी खुद करते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो खुद ही पैकेजिंग करते हैं, वो खुद ही वेयर हाउसिंग करते हैं, जिसमें सब कुछ खुद ही किया जाता है। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो दूसरे पे रिलाय ना करके खुद ही वैल्यू चेन की सारी चीजें खुद करते हैं। दूसरा है ऑनलाइन रिटेल एजुकेशन। ऑनलाइन रिटेल एजुकेशन का मतलब है कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे रिटेल हो रहा है। रिटेल का मतलब है कि जैसे आपने ग्रोसरीज देखी होंगी, ग्रोसरीज बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, इवन सब्जी जो है वो भी आपको ई कॉमर्स चैनल्स पे दिख रही है। तो ये एक ई कॉमर्स का नया लैंडस्केप हमें कुछ सालों में देखने को मिला है। थर्ड है कि लोकेशन इंडिपेंडेंस है हमारे पास।
वी डोंट नीड टू गो टू अ ऑफिस, वहाँ पे ऑफिस में बैठ के काम करने की नीड नहीं है. वी कैन जस्ट बी देयर एट आवर होम एंड वी कैन डू द बिजनेस. सो ये भी ई कॉमर्स ने हमारा बिजनेस को लेके एक पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया है. नेक्स्ट है एग्रीगेशन ऑफ नीश प्रोडक्ट्स. एग्रीगेशन ऑफ नीश प्रोडक्ट्स का मतलब है जो कुछ प्रोडक्ट्स वैसे अदरवाइज अवेलेबल नहीं होते थे मार्केट में, बहुत रेयर उनकी डिमांड होती थी, उन प्रोडक्ट्स के भी अब यानी अवेलेबिलिटी हम देख सकते हैं ई कॉमर्स चैनल्स पे. इसका एक एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक वेबसाइट है एक्सोटिक फ्रूट्स करके, जो यूजुअली यूके में अभी प्रिवेलिंग है. यहाँ पर रेयर फ्रूट्स मिलते हैं जो यूजुअली उनको मार्केट में नहीं मिलते, वो एक्सोटिक. तो हम रेयर चीज़ों की बात कर रहे थे, नीश प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे. तो ई कॉमर्स ने कहीं ना कहीं रेयर चीज़ों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म दिया है. अब यूजुअली जो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी मार्केट में, उसके लिए आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं जिससे दूर दूर से जिन लोगों को उन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है वो आपसे ले सके. जैसे ये है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे कुछ हमें रेयर फ्रूट्स मिल सकते हैं. So this is also a way to promote your e-commerce business. Now let me go back to my PPT. Next है niche retailers and small manufacturers. When you are not dealing in the mass product, जब आप mass product में नहीं डील कर रहे हैं या मास मार्केट के लिए प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, सो कहीं ना कहीं यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि आप उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते जो जायंट्स हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पूरी मार्केट को केटर करते हैं. सो वहां पर ई कॉमर्स वुड बी अ ग्रेट हेल्प because here you don't need to invest much. हमने पहले भी ये बात की थी कि ई कॉमर्स में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं होती, क्योंकि आपको अपनी कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं करनी है, आपको मशीनरीज इतनी नहीं लगानी है, आप सीधा सामान कहीं और से खरीद के भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं. सो इट इज़ गुड फॉर नीश रिटेलर्स एंड द स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है ई कॉमर्स, बिकॉज आप डायरेक्टली अपने कस्टमर से जुड़े रहते हैं. अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो अब आपने देखा होगा, जैसे अगर अमेज़न से हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो आप कितनी जल्दी उसके रिव्यूज पढ़ सकते हैं और रिव्यूज के बेसिस पे अपना फैसला ले सकते हैं, जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. सपोज मुझे कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, मैं किसी शॉप पर जाकर खरीद रही हूँ, तो क्या मैं वहाँ लोगों से पूछूंगी कि आपने ये प्रोडक्ट यूज किया है, कैसा लगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. बट इन ई कॉमर्स चैनल्स you can have a look over the reviews, ratings, and then you can take your decision. Similarly, customer can become loyal to you if you would be providing after sales services. For example, मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ. Amazon से हमने कुछ दिन पहले कुछ प्रोडक्ट मंगवाया और जब वो डिलीवर हुआ तो वो टूटा हुआ था. मुझे विद इन हाफ एन आवर वहाँ से मैंने कंप्लेंट डाली, हाफ एन आवर पहले ही उनकी कॉल, विद इन हाफ एन आवर उनकी कॉल आ गई, उनकी वीडियो कॉल आई, उन्होंने वीडियो कॉल पे देखा कि ये टूटा हुआ है एंड नेक्स्ट डे उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया. सो मेरी कस्टमर लॉयल्टी बढ़ गई टू द Amazon.
नेक्स्ट है कस्टमर सेगमेंटेशन. कस्टमर सेगमेंटेशन is done on the basis of the demographics, on the basis of geographical regions. यानी सेगमेंटेशन क्या होता है कि आप किसी भी कस्टमर मार्केट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन पार्ट्स को अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट उनकी पसंद और उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से देते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से आप लोगों को सेगमेंट कर सकते हैं. आप अगर आर्चीज गैलरी जाएंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से सेगमेंटेशन की गई होती है कि ये यहाँ के जो गिफ्ट्स हैं वो किसी को अगर मैरिज में आपको देने हैं वहाँ पे गिफ्ट्स लगे हुए हैं, पर्पस के हिसाब से बर्थडे गिफ्ट्स अलग लगे हुए हैं, वैलेंटाइन वीक में अलग गिफ्ट्स लगे हुए होते हैं. तो वो सेगमेंटेशन कहलाती है जब आप पूरी मार्केट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एंड इट इज रियली इजी इन ई कॉमर्स. Now, while doing business online, you have to focus upon the sales funnel. Sales funnel optimization क्या होता है? पहले मैं आपको sales funnel बताती हूँ. Sales funnel होता है जब आप किसी को अट्रैक्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, फिर उसको उसमें इंटरेस्टेड करते हैं, फिर उसके अंदर इच्छा जागृत होती है उस प्रोडक्ट को खरीदने की और फाइनली वो प्रोडक्ट खरीद लेता है. तो यानी सिर्फ एक पल की बात नहीं है कि आपको किसी प्रोडक्ट को के तरफ अगर किसी को अट्रैक्ट करना है या किसी को खरीदवाना है तो आप उसको अप्रोच करेंगे. आपको अलग अलग स्टेप से गुजरना पड़ेगा. जब वो अट्रैक्ट होता है उससे लेके जब तक वो खरीद नहीं लेता अलग अलग स्टेप्स हैं और हर स्टेप पे आपको उसको आगे की तरफ पुश करना पड़ता है ताकि वो फाइनली आपका प्रोडक्ट खरीद सके. तो वो सेल्स फनल कहलाता है जिसमें आप अलग अलग स्टेप्स के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं. तो ई कॉमर्स में सेल्स फनल पे आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं क्योंकि कस्टमर का डेटा आपके पास होता है. सपोज मैंने आज किसी चीज पे क्लिक किया, मैंने किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देखी, यानी मैं फर्स्ट स्टेप पे चली गई. अब अगर उस कंपनी को पता चल जाएगा कि मैंने उनकी एडवर्टीजमेंट देखी है तो वो बार बार मुझे परस्यू करेंगे कि आपने एडवर्टीजमेंट देखी थी, उसके बारे में ये फायदे हैं, उसके ये नुकसान है. वो मुझे उसमें इंटरेस्टेड बनाएंगे. जैसे मैं इंटरेस्ट लेने लगूंगी वो मुझे स्कीम्स बताएंगे ताकि मेरे अंदर इच्छा जागृत हो कि मैं उस प्रोडक्ट को खरीद लूं. फिर फाइनली पेमेंट की बात आएगी तो वो मुझे पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन देंगे. वो कहेंगे ईएमआई भी चलेगा, आप आज मत पे करो बाद में कर देना. तो ये होता है सेल्स फनल ऑप्टिमाइजेशन जो ऑनलाइन बिजनेस में बहुत इजी है. डिजिटल लैंडस्केप कैसे इवॉल्व हो रहा है? 3 चीजें नई आई हैं. एक तो मोबाइल कॉमर्स, मैंने आपको डेटा भी बताया था कि मोर देन 70% लोग जो है वो ई कॉमर्स जो है वो अपने मोबाइल से करते हैं ना कि कंप्यूटर से. तो यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है. सोशल कस्टमर एक्विजिशन हो रहा है. सोशल कस्टमर एक्विजिशन का मतलब है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू आपको एक्वायर किया जा रहा है. और कंबाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी सिर्फ ऑनलाइन रह के भी आपका काम नहीं चल सकता, सिर्फ ऑफलाइन रह के भी नहीं चल सकता. इसीलिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज को साथ में लेकर चलना पड़ेगा. कैसे आप कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं? आप उनको पर्सनलाइजेशन दे सकते हैं. यानी आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में जिसमें उनका नाम लिखा होता है, उनकी फोटो लगी हुई होती है. तो इस तरीके से आप पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स दे सकते हैं. लोगों को बहुत पसंद आते हैं. पहले उनकी इच्छा जान लो कि कैसा उनको प्रोडक्ट चाहिए और उस हिसाब से उनको बना कर दो. स्मार्टर मर्चेंडाइजिंग, यानी आप भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फायदा उठाकर लोगों तक पहुंच सकते हैं. सिर्फ कस्टमर के लिए ये फायदा नहीं है,
ये ब्रांड्स के लिए भी फायदा है। नेक्स्ट है प्राइसिंग एंड बंडलिंग, यानी आप प्राइसिंग जो है वो इस हिसाब से कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स बिक पाएँ। प्राइसिंग एंड बंडलिंग में आप सपोज एक प्रोडक्ट खरीदोगे तो इतने का पड़ेगा, लेकिन अगर 10 खरीदोगे तो कम मिलेगा। तो ये भी आप कस्टमर का एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकें और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद सकें। एंड नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स एंड बिग परचेजिंग डिसीजन, यानी अगर कोई बिग परचेजिंग डिसीजन है तो उसके लिए आपको ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहिए अपने कस्टमर को कि वो आपसे पहले डेमो ले, पहले सेटिस्फाई हो और उसके बाद ही कोई फैसला ले। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कार लेनी है तो कार के लिए टेस्ट ड्राइव दी जाती है। वो किस लिए होती है? ताकि लोग अपने डिसीजंस को इजीली ले पाएं। तो इस तरीके से आप कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब है कि विद इन योर टेरिटरी, विद इन योर वैल्यू चेन, आप किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। तो पहले तो आपको एक डेस्टिनेशन बनानी पड़ती है कि किसको टारगेट करना है। फिर कंटेंट क्रिएट किया जाता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट में क्या दिखाया जाएगा। अगर सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लिखनी है तो उसमें क्या लिखा जाएगा, वो सारा कंटेंट स्ट्रैटेजी में आता है। अगर रेडियो पे एडवर्टीजमेंट करनी है तो क्या बोला जाएगा। अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी है तो क्या लिखा जाएगा। तो ये कंटेंट होता है। तो कंटेंट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। उसके बाद पॉडकास्टिंग होती है। पॉडकास्टिंग के बारे में आपने सुना ही होगा कि जहाँ पर ऑडियो के थ्रू किसी चीज़ को प्रमोट किया जाए, यानी या तो रेडियो या फिर कोई ऑडियो मोबाइल पर भेजकर, व्हाट्सएप पर भेजकर आप मार्केटिंग कर सकते हो। आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा अपना। आप कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड के अंडर प्रोडक्ट बेचिए और डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, यानी आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग होना चाहिए। अगर वो दूसरों जैसा होगा तो उसको कोई नहीं खरीदेगा। मेक योर सेल्फ डिस्टिंक्टिव फ्रॉम अदर्स। दिस इज इनबाउंड। शेयर कर लिए। आई होप आप साथ साथ खुद भी कर पाएंगे। वेब डिजाइनिंग क्या होता है? वेब डिजाइनिंग का मतलब है जब आप कोई वेबसाइट या वेब पेज बनाते हैं तो उसको वेब डिजाइनिंग कहा जाता है। सपोज आप कोई डीलर है, किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं। लेट्स से आप ट्यूशन टीचर हैं और आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं कि यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है, खुद की एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं ताकि आपके सारे कोर्सेस, फीस स्ट्रक्चर, मेथड्स, टीचर्स, सबके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों के पास अवेलेबल हो। पहले क्या होता था कि लोग पैम्फलेट्स बंटवाते थे आसपास कि ये ट्यूशन कोचिंग सेंटर है और आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, उसमें पूरी डिटेल्स दी होती थी। लेकिन अब ये डिजिटल ज़माना है, यहाँ पे लोग पैम्फलेट्स पे रिलाई नहीं करते हैं, इसीलिए लोग अपनी खुद की वेबसाइट बनाना पसंद करते हैं। अब वेबसाइट बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे वेब डिज़ाइनिंग करनी है। तो आज हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे वेब डिज़ाइनिंग कि कैसे आप कोई वेब पेज बना सकते हैं यूजिंग द HTML लैंग्वेज। ठीक है, आपके कोर्स में थोड़ा सा दे रखा है वेब डिज़ाइनिंग का, लेकिन आई ट्राई कि 2-3 क्लासेस में अच्छे से आपको कराऊं कि वेब डिज़ाइनिंग की स्टार्टिंग कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप अपने साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने कंप्यूटर्स पे नोटपैड खोल लीजिए। आई होप कि कुछ बच्चे तो
साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, देख सकें। अब नोटपैड पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले आपको ये वाला साइन लगाना है, ठीक है। लेस देन का साइन मैंने यहाँ पर लगाया है, थोड़ा और जूम कर देते हैं हम ताकि ये आपको विजिबल हो। आई होप इट इज विजिबल नाउ। यस, लेस देन का साइन लगाएंगे पहले। सबसे पहले कोई भी आपको वेब पेज बनाना है तो सबसे पहले ये होता है HTML के थ्रू, फिर आप लिखेंगे HTML और इसको क्लोज, ठीक है। कोई भी वेब पेज बनेगा तो सबसे पहले आपको ये ही लिखना है, फिर एंटर। अगेन ये साइन लगाया, फिर मैंने लिखा हेड। हेड का मतलब है कि जब आप कोई वेब पेज खोलते हैं तो उसके ऊपर उसका नाम आता है कि ये इस नाम से पेज है, तो वो क्या दिखेगा, वहां पे क्या होना चाहिए, वो हेड से आएगा, ठीक है। हेड के बाद हम टाइटल डालेंगे, जो टाइटल ऑफ द पेज होगा। यानी हेड मैंने क्रिएट कर दिया इसमें, यानी जब भी कोई पेज खोला जाएगा तो उसका हेड आएगा, लेकिन अब हेड में क्या लिख के आएगा वो लिखेंगे हम टाइटल में। तो मैंने टाइटल को ओपन किया। सपोज मैं चाहती हूँ कि इसका टाइटल हो जाए ई कॉमर्स। जब भी वेब पेज खुले तो ऊपर लिख के आए ई कॉमर्स, बी कॉम, सेमेस्टर 4। मैं चाहती हूँ कि ये लिख कर आए जब भी मैं कोई ये वाला वेब पेज जो बना रही हूँ ये ओपन हो तो ऊपर ये लिख कर आए। या फिर एक छोटा सा ही ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। सिर्फ ई कॉमर्स है, ये हम बॉडी में ले जाएंगे। टाइटल सिर्फ ई कॉमर्स लिख कर आए, मैं ये चाहती हूँ। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगी। जब भी हम कोई सिंटेक्स खोलते हैं तो उसको हमें क्लोज करना पड़ता है। जो सबसे पहले ओपन होगा वो सबसे बाद में क्लोज होगा। अब जैसे टाइटल सबसे बाद में ओपन हुआ था तो टाइटल को सबसे पहले क्लोज कर दिया मैंने, फिर मैं हेड को क्लोज कर दूंगी। अब यहाँ तक मेरा हेड हो गया कंप्लीट कि हेड में ये आ जाए। चाहती हूँ कि उस पेज की बॉडी में भी कुछ लिख कर आए, तो मैं बॉडी सिंटेक्स ओपन करूंगी। सपोज अब मैं बॉडी में चाहती हूँ लिख कर आए बी कॉम सेमेस्टर। अब मैं बॉडी को भी क्लोज कर दूंगी। कहीं भी क्लोज कर सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी। मैंने यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर दिया। अब फाइनली HTML जब कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो वो सबसे पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद HTML को हमें क्लोज करना पड़ता है। ये हमेशा याद रखना, जब भी हम कोई सिंटेक्स ओपन करते हैं उसको क्लोज करते हैं तो क्लोज करने वाले में एक स्लैश वाला साइन होता है। ओपन में स्लैश नहीं आएगा, क्लोज में स्लैश आएगा। तो मैंने लेस देन लगाया, फिर स्लैश लगाया, फिर HTML लिखा और इसको क्लोज कर दिया। यानी अब एक वेब पेज बन जाएगा जिसका टाइटल ई कॉमर्स होगा और उसकी बॉडी में लिखा होगा बीकॉम सेमेस्टर 4। अब मैं आपको इसको सेव करने का बताती हूँ। ये फाइल हमें सेव एज करनी है। ये आपका मैंने फोल्डर बना रखा ई कॉमर्स बीकॉम, यहीं पे हम सेव कर देते हैं इसको। इसका नाम डालेंगे सपोज HTML1, ठीक है।
फाइल, यहाँ पे इसका हमें एक्सटेंशन जो है वो HTML डालना है। सोचो मैं इसका नाम कुछ और लिख देती हूँ, ई-कॉमर्स लिख देती हूँ, ई-कॉम बी-कॉम, ठीक है, ये लिख दिया मैंने इसका नाम। और जब फाइल का नाम लिख देंगे, उसका एक्सटेंशन है, आई होप एक्सटेंशन आप समझते होंगे, तो उसका एक्सटेंशन हमेशा .html आएगा और इस फाइल को सेव कर देंगे। ठीक है, अब जाकर हम देखते हैं ई-कॉमर्स के सेटअप को, ये भी एग्जिट कर देते हैं हम, क्लासेस ई-कॉमर्स। ये देखिए, ये मैंने अभी जो फाइल बनाई थी ई-कॉम बी-कॉम, इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, आई होप इट इज विजिबल। जो मैंने टाइटल डाला था वो ऊपर आ गया हेड पे, ये हेड होता है, जब भी कोई भी फाइल खुलती है तो ये हेड होता है। और ये बॉडी है, बॉडी में डाला था बी-कॉम सेमेस्टर 4। सपोज मैं इसी में कोई चेंज करती हूँ, नोटपैड पर आ गए, सेमेस्टर 4 कुछ भी लिख देते हैं हम यहाँ, और मैं इसको सेव कर देती हूँ। अब मैं इसको जाकर दोबारा खोलूंगी तो वो चेंजेस यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे, देखा आपने। सपोज मैं टाइटल में कोई चेंज कर देती हूँ, मैं ई-कॉमर्स की जगह लिख देती हूँ, ठीक है, टाइटल, और यहाँ पे इसको सेव करना जरूरी है, सेव कर दिया। अब मैं जाकर दोबारा उसी फाइल को ओपन करती हूँ, तो ये हमारे पास आ गई कॉस्ट अकाउंटिंग, ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया। जब भी टाइटल में चेंज करेंगे तो ऊपर का टाइटल चेंज हो जाएगा, जब कंटेंट चेंज करेंगे, बॉडी चेंज करेंगे तो कंटेंट चेंज हो जाएगा। इतना क्लियर है आप सबको? ओके, अब इसी में हम थोड़े से फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। अब ऐसे प्लेन टेक्स्ट थोड़ी दिखाएंगे हम अपनी वेबसाइट पे, हमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ हेडिंग हो, थोड़ा सा अलग अलग तरीके के एनिमेटेड चीजें हो, कुछ पिक्चर हो, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। अब हम हेडिंग बनाना सीखेंगे कि अलग अलग साइज, शेप में, और फ़ॉन्ट साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, या फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई कलर आपको चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। चलिए दोबारा नोटपैड पर चलते हैं। अब टाइटल तो मैं चाहती हूँ कि यही रहे, ठीक है, लेकिन आई वांट कि ये जो है, ये बॉडी में जो मैंने लिखा है वो अलग तरीके से लिख कर आए। मेरे को ये जो प्लेन लिखा हुआ है टेक्स्ट वो पसंद नहीं आ रहा है, मैं चाहती हूँ ये इटैलिक हो जाए और बोल्ड हो जाए। तो कैसे करूंगी, आई लिख दूंगी, लिख दूंगी यानी बी लिख दूंगी, तो आप कैपिटल में भी ले सकते हो, आई लिख दिया, फिर लिख दिया। अब जो चीज ओपन की है, मैंने आपको बताया था उसको क्लोज करना जरूरी है, नहीं तो वो चलेगा नहीं। तो पहले मैं बी को क्लोज करूंगी, जो पहले ओपन होगा वो बाद में क्लोज होगा। तो पहले आई ओपन हुआ है तो वो बाद में क्लोज होगा, बाद में बी ओपन हुआ है तो वो पहले क्लोज होगा। तो पहले बी को क्लोज कर दो, फिर आई को क्लोज कर दो, और अब इसको सेव कर दो। अब दोबारा उसी फाइल पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं।
ये देखिए, जो ये पहले वाली फाइल थी उसमें सिंपल आ रहा था, मैंने ये दोबारा फाइल खोली है तो ये इटैलिक भी हो गया है, बोल्ड भी हो गया है। उससे बेटर है, ये देखिए, अब सपोज मैं चाहती हूँ कि इसके बाद एक हेडिंग आ जाए, कुछ और लिखकर हेडिंग आ जाए थोड़े बड़े साइज में, तो मैं दोबारा जाती हूँ नोटपैड पर, ये तो मैंने बॉडी में डाल दिया। अब इसके बाद मैं चाहती हूँ एक हेडिंग आए, तो हेडिंग के लिए हम लिखते हैं, जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है उसका नाम होता है H1। अब फर्स्ट हेडिंग में मैं चाहती हूँ लिखकर आए बीकॉम सेमेस्टर 4 के बाद स्टूडेंट नेम, चाहती हूँ कि बड़ा बड़ा स्टूडेंट नेम ऐसे लिखकर आए। अब जो मैंने ओपन किया है उसे मुझे क्लोज करना पड़ेगा, तो मैंने H1 को क्लोज कर दिया और इसको दोबारा सेव कर दिया। अब दोबारा चलते हैं फाइल पर, ये देखिए बीकॉम सेमेस्टर 4 लिखा हुआ था, उसके बाद मैंने H1 डाला, वो जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और उसमें मैंने क्या डाला था, स्टूडेंट नेम। तो ये एक हेडिंग आ गई स्टूडेंट नेम। सपोज मैं एक और हेडिंग डालना चाहती हूँ लेकिन इससे छोटी, वो सब हेडिंग है, तो दोबारा चलते हैं नोटपैड पर, H2 लिखते हैं, H2, यहाँ पे मैं चाहती हूँ फादर्स नेम आ जाए, मैंने फादर्स नेम, अब मैं इसको क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के लिए /H2 क्लोज। अब दोबारा इसको सेव कर देंगे। अब दोबारा जाते हैं उसी फाइल पर, ecom bcom, इसको ओपन करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट नेम और एक सब हेडिंग आ गई फादर्स नेम, जो H2 है। ये हेडिंग्स का साइज क्या है, जो आपने वर्ड में देखा होगा H1 H2 हेडिंग 1 हेडिंग 2, ये उसके अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज किया गया है। तो यानी आपकी विंडोज पे डिपेंड करेगा, आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा वर्जन है और उसमें हेडिंग 1 का और हेडिंग 2 का क्या साइज है। अब दोबारा हेडिंग 3 अगर हम डालना चाहते हैं, उससे भी छोटा साइज, तो सपोज H3, यहाँ पर मैं चाहती हूँ मदर्स नेम आ जाए, मदर्स नेम H3, और इसको हमने सेव कर दिया। चलिए अब दोबारा उस फाइल पे जाएंगे, ओपन करेंगे, ये स्टूडेंट नेम आ गया, फादर्स नेम आ गया, मदर्स नेम आ गया। इज देयर एनी डाउट इन हेडिंग्स? चलिए ये क्लियर है आपको? अब सपोज मुझे हेडिंग्स का इतना नहीं पता कि कौन सा क्या साइज आएगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं साइज डालूं और उसके अकॉर्डिंग ही आ जाए, तो उसका भी एक तरीका है। सपोज नेक्स्ट जो भी मैं लिखना चाहती हूँ वो हेडिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखना चाहती, मैं चाहती हूँ फॉन्ट साइज 12 आ जाए, 13 आ जाए, 14 आ जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है
साइज। अब जितना भी आप फ़ॉन्ट साइज डालना चाहते हो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख लो। सपोज मैं चाहती हूँ फ़ॉन्ट साइज आ जाए 36, ये हो गया। अब इसको क्लोज कर दूंगी और उस फ़ॉन्ट साइज में क्या लिखना चाहती हूँ, सपोज मैं लिखना चाहती हूँ डेट ऑफ बर्थ। अब मैं फ़ॉन्ट को क्लोज कर दूंगी। क्लोज होता है, साइज कभी क्लोज नहीं होता है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे फ़ॉन्ट जब हम डालते हैं तो साथ में हमें एक BR भी डालना पड़ता है। और इसको सेव कर दो। अब दोबारा जाते हैं फाइल पर, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें मैंने हेडिंग का कोई चक्कर नहीं डाला, मुझे लगा कि साइज इतना होना चाहिए, तो साइज जैसे आप वर्ड पे जाते हैं तो फ़ॉन्ट का साइज चूज करते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ साइज चूज करना है आपको। उस साइज को मैं छोटा करके दिखा देती हूँ। सपोज यहाँ पे सिर्फ 12 चाहिए। सेव, गो टू योर फाइल। ये सारा अब आपको करके देखना है, अदरवाइज भूल जाओगे। सॉरी, हुआ नहीं है सेव। सेव, हम पे गए E.Com B.Com, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ। सपोज मुझे फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, यहीं जाऊंगी। सपोज स्टूडेंट नेम का फ़ॉन्ट कलर मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे कलर, स्पेलिंग आपको वही लिखनी है जो हम यहाँ लिख रहे हैं, बिकॉज ये अमेरिकन लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है, ब्रिटिश नहीं कर रहा है। सपोज मैं रेड कलर में चाहती हूँ कि ये रेड हो जाए, तो क्लोज कर दूंगी। यहाँ से पहले जो ओपन होता है वो बाद में क्लोज होता है, मैंने बताया था। तो अब फ़ॉन्ट को पहले क्लोज करना पड़ेगा हमें, FONT, और फिर हेडिंग को हमने क्लोज कर दिया है। नाउ लेट्स सेव इट and go to the page, open it, and here the student name is in red color, father's name yellow में चाहती हूँ। यहाँ पर जाइए, सपोज यहीं से कॉपी कर लेते हैं सारा टाइप करने की बजाय। कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ से क्लोजिंग भी कॉपी कर ली, ये पेस्ट कर दी, और ये रेड की जगह सपोज आई वांट येलो,
I'll write the yellow, then I'll save it, then I'll go to my page, I'll open it, and now the father's name is in yellow color. Mother's name suppose मैं green करना चाहती हूँ. Again I'll copy it, copy किया, मदर्स के नेम इधर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, क्लोजिंग भी कॉपी किया, मदर्स नेम के इधर पेस्ट कर दिया और कर दिया कलर सेव. सॉरी, here it is. ये ओपन किया, red, yellow and green. I hope this is clear.